Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and this is our daily newspaper video जहां हम रोज़ाना हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी एस्पिरेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी सीएसई को टारगेट कर रहे हो और या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से ये रोज़ाना के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बिकॉज इससे हम डेली अपडेटेड रहते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि नेशनली इंटरनेशनली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड स्पेसिफिकली जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो आपका मेंस एग्जामिनेशन या फिर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन क्यों ना हो। तो आज देख लेते हैं हमारे पास आज 21 सितंबर के दिन आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। वेल, आज सैटरडे के इस पब्लिश को अगर हम देखें तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत कम ऐसे रेलेवेंट आर्टिकल्स हमें मिल पाए हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी मैंने एक लिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। सो द नंबर ऑफ टॉपिक्स आर दो लेस टुडे, लेकिन अगर हम हर एक टॉपिक की रेलेवेंस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जो कि न्यूज़ में आपको दिखेगा दैट इज़ रिगार्डिंग अ बॉम्बे हाई कोर्ट्स जजमेंट और बॉम्बे हाई कोर्ट्स जजमेंट जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आईटी रूल्स को रिसेंटली अमेंड किया था उस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, स्टेटिंग दैट दिस अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी रूल्स को जो अमेंड किया गया था उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ना ये एक ऐसा इशू है जो कि हमारे लिए नया नहीं है। हम रादर इस पूरे साल स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी और पिछले साल जब से अमेंड किए गए थे ये रूल्स, हम इसे फॉलो करते हुए आ रहे थे। वी अंडरस्टैंड दिस कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में बेसिकली आईटी रूल्स दिए गए थे जिसमें कि कुछ ऐसा एक रूल जो कि फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए जो क्लॉज डाला गया था उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। ना सेंटर के इन आईटी रूल्स में बेसिकली एक फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश किया गया था। अब आपको याद आ गया होगा दैट यस वी हैव डिस्कस दिस। तो फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए और उसे अब स्ट्राइक डाउन करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश किया गया कि कोई भी फेक न्यूज़, फॉल्स क्लेम्स ऐसे अगर होंगे तो जो फैक्ट चेक यूनिट है वो उसे देखेगी। लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के बिजनेस को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर अगर कोई भी पर्सन, कोई जर्नलिस्ट, कोई भी अगर सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसी चीज़ कहता है जो कि सही नहीं है, फैक्चुअली सही नहीं है, मतलब बेशक हो सकता है कि कंसेप्चुअली सही है, बात सही है, लेकिन अगर उसमें दिया हुआ फैक्ट भी अगर गलत है तो उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। जिसके बाद से हमारे पास कुमार कामरा वाज अ वेरी फेमस कॉमेडियन इन इंडिया, उन्होंने इसे चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में और तब से लेकर ये केस चल रहा था। इससे पहले भी इस केस को लेकर जजमेंट आई थी, लेकिन तब हमने समझा था कि जब इसकी सुनवाई हुई तो हमें स्प्लिट जजमेंट देखने के लिए मिली। मतलब दो जजेस थे, एक ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक ने बोला देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो 1-1 करके जजमेंट जो थी वो स्प्लिट हो गई थी, जिसके बाद थर्ड जज को ये केस रेफर किया गया था और अब उन थर्ड जज ने अपनी जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने भी इस आईटी रूल्स में जो फैक्ट चेक यूनिट के तहत जो पावर इसे दी गई है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, स्टेटिंग दैट कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये उसे कर्ब करता है। तो ये हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसी के साथ साथ अनदर कंट्रोवर्सी विच इज गोइंग ऑन रिलेटेड टू तिरुपति लड्डू। तो एक कंट्रोवर्सी कह लीजिए कि एक इन्वेस्टिगेशन भी सेंटर ने ऑर्डर कर दिया है
कि कहा गया कि तिरुपति में जो लड्डू मिलते हैं, जो प्रसादम मिलता है, उसमें एनिमल फैट पाया गया है। तो जिसके बाद से एक पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। देखिए, हम यहाँ पे पॉलिटिकल और रिलीजियस चीज़ें जो इस वक्त हमें न्यूज़पेपर्स या फिर कह लीजिए मेनली टीवी चैनल्स पे देखने के लिए मिल रही हैं, हम उससे हटकर इस इशू को देखेंगे, बर्ड आई व्यू से देखेंगे, एंड विल ऑल्सो सी कि तिरुपति लड्डू की सिग्निफिकेंस क्या है, एंड इसके एग्जाम परस्पेक्टिव से जो हमारे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। And then another, we have a scheme in news again, and this is our solar scheme, Prime Minister's solar scheme, जिसे हम कहते हैं सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एंड जिसके तहत हमारा जो टारगेट है इंडिया में ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, हमारा जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए हम हमारी सोलर एनर्जी की फ्लीट को एनहांस करना चाहते हैं। और उसे लेकर इसी साल रिसेंटली पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना जो थी वो लॉन्च की थी। आज ये फिर से न्यूज़ में है, रीजन बीइंग कि कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे एक सब स्कीम के तौर पे इंक्लूड किया गया है कि कोई भी स्मार्ट मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, एनी इनोवेटिव प्रोजेक्ट, उसको भी प्रमोट करने के लिए इस सोलर स्कीम में इसे एज अ सब स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया है। तो ये 3 न्यूज़ आर्टिकल, जैसा कि मैंने कहा, ऑल्दो नंबर इज लेस बट इंपॉर्टेंस के तौर पे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि सैटरडे का जो हमारे पास पब्लिश आता है उसमें केस स्टडी, ग्राउंड केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 आर्टिकल्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसके बारे में हर जगह बात हो रही है इस वक्त, दैट इज रिगार्डिंग द बॉम्बे हाई कोर्ट्स जजमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी रूल्स को जो अमेंड किया गया था उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है, स्टेटिंग दैट कि ये रूल्स को जो अमेंड किया गया, जो अमेंडमेंट्स लाई गई, इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट करता है, एंड दैट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसे टाई ब्रेकर भी कहा जा रहा है। टाई ब्रेकर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जब इसकी सुनवाई हुई थी, इससे पहले जब ये केस लगा था, तो तब हमारे पास एक स्प्लिट जजमेंट आ गई थी, 1 by 1 की जजमेंट आ गई थी, जिसके बाद कि इसे रेफर किया गया था टू 3rd जज और उन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था? इस अमेंडमेंट से बेसिकली सेंटर ने एक फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश किया था कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट है, ये जो फेक न्यूज़ हैं, मिसलीडिंग न्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसे हटाएंगे। ये पूरा का पूरा जिस्ट है, कह लीजिए। अब अगर हम डिटेल में समझें, लेट्स ब्रेक डाउन दिस आर्टिकल, तो न्यूज़ हमें समझ में आ गई। न्यूज़ हमें ये समझ में आ गई कि ओके, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, आईटी रूल्स 2021 को अमेंड किया गया था। क्या किया गया था? अमेंड किया गया था। किसे? आईटी रूल्स ऑफ 2021। ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आते हैं। इन आईटी रूल्स को अमेंड किया गया और जो की प्रोविजन जो इसमें डाला गया, जिससे कि गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है दैट दे कैन आइडेंटिफाई अ फेक न्यूज, और इसके लिए एक बॉडी को सेटअप किया गया विच वाज द फैक्ट चेक यूनिट। और इस प्रोविजन को हमारी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो अब इससे पहले जनवरी में जो स्प्लिट जजमेंट आई थी, अब 3rd जज की जजमेंट के बाद ये 2-1 के तहत अब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है और इन अमेंडेड रूल्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज फैक्ट चेक यूनिट को लेकर सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट ही नहीं, और भी स्टेट्स में जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। तो इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट की ये रूलिंग का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑन दी अदर केसेस एज वेल, जो कि इसे लेकर चल रहे हैं। तो अब अगर देखें, ध्यान से देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉ न्यूज़ में है, किसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या किया, 2023 में ये कुछ रूल्स लेकर आए, ये कुछ नए रूल्स लेकर आए। कब लेकर आए? 2023, लास्ट ईयर। और इन रूल से क्या किया गया कि इससे पहले हमारे पास जो आईटी रूल्स ऑफ 2021 आए थे ना, उनको अमेंड किया गया। तो
तो 2023 में ये कुछ नए रूल्स लेकर आते हैं जिससे कि आईटी रूल ऑफ 2021 को अमेंड किया जाता है। अगर हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखें इन नए रूल्स के, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि फेक न्यूज की जो डेफिनेशन है, जो टर्म है, उसे एक्सपैंड कर दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि अब फेक न्यूज में गवर्नमेंट बिजनेस को इंक्लूड किया गया। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो भी कामकाज है, जो बिजनेस है, उसे लेकर, अब देखो बिजनेस यहाँ पे हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम जो डेली हमारे पास हमारी जो गवर्नमेंट है, जो स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जो काम कर रही है, उसे बिजनेस कहा जा रहा है। तो उसे लेकर अगर कोई कुछ पब्लिश करता है, कोई पोस्ट लेकर आता है, तो उसको कौन चेक करेगा? फैक्ट चेक यूनिट इसे चेक करेगी। और अगर कोई भी फैक्ट्स ऐसे निकलते हैं जो कि गलत हैं, फॉल्स हैं या फिर मिसलीडिंग हैं, तो फैक्ट चेक यूनिट सोशल मीडिया को बताएगी कि देखिए ये जो चीज़ है दिस इज रॉन्ग और आप इसे हटाइए। तो फैक्ट चेक यूनिट जो है वो फ्लैग करेगी, वो बताएगी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को, प्लेटफॉर्म्स को कि ये जो आर्टिकल है ये फॉल्स है, फेक है, मिसलीडिंग है, आप इसे हटाइए। एंड जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं उनको उस कंटेंट को हटाना होगा। अगर वो नहीं हटाएंगे तो उनको इंडिया में जो सेफ हार्बर मिलता है वो चला जाएगा। तो हर एक ऑनलाइन इंटरमीडियरी क्या चाहती है कि उनको वो जो लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है थर्ड पार्टी कंटेंट, क्योंकि अब देखो हम और आप जाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट करते हैं और अगर हमारे ऊपर सपोज करो किसी ने कोई फेक न्यूज़ डाला, कोई फेक आर्टिकल डाला, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी उसे रिमूव नहीं करता तो वो जो सेफ हार्बर इंजॉय करते हैं कि हम नहीं कह रहे, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये कोई थर्ड पार्टी जो है वो पब्लिश कर रही है, तो ये जो सेफ्टी उनको मिली हुई है, ये जो इम्यूनिटी इनको मिली हुई है वो चली जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए क्या होगा, अगर फैक्ट चेक यूनिट किसी भी आर्टिकल को, किसी पोस्ट को कह देती है कि ये फॉल्स है, फेक है, मिसलीडिंग है, तो जो ऑनलाइन इंटरमीडियरी है वो अपनी इम्यूनिटी को बचाए रखने के लिए, अपने सेफ हार्बर को बचाए रखने के लिए क्या कर देगी, उसे रिमूव कर देगी। लेकिन यहाँ पे ये रूल्स के ऊपर एक कंसर्न रेज किया गया कि आप यहाँ पे ये देखिए दैट गवर्नमेंट इज बेसिकली रेगुलेटिंग इट। जो फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई बाद में, इसमें पीआईबी को कंट्रोल दिया गया कि आप इनके थ्रू जो है वो फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये कहा गया कि अरे सरकार को लेकर कुछ बोला जा रहा है तो सरकार का ही बनाया हुआ फैक्ट चेक यूनिट अगर उसको फेक डिक्लेयर कर देता है, मिसलीडिंग डिक्लेयर कर देता है, तो वो तो जो पोस्ट है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ये जो हमारी फ्री स्पीच का जो फंडामेंटल राइट है ये उसे वायलेट करता है। यहां से, इस क्लॉज से, ये पूरा का पूरा कह लीजिए कि इन आईटी अमेंडमेंट जो की गई थी रूल्स के अंदर, इसे चैलेंज किया गया इन वेरियस कोर्ट्स, जिसमें से आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़ रहे हैं। इससे पहले जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को लेकर जजमेंट दी। जैसे कि मैंने कहा स्प्लिट जजमेंट आ गई थी, एक जज ने फेवर में बात की, एक जज ने अगेंस्ट में बात की, तो इसीलिए क्या हुआ, थर्ड जज को ये केस रेफर किया गया था। और अभी रिसेंटली मार्च में इसके बाद सेंटर ने क्या कर दिया, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर एफसीयू को ले आए कि जो फैक्ट चेक यूनिट है ना, दिस इज अंडर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसे लेकर फिर लोग ये बोलने लगे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि एक सरकारी बॉडी है, यही अगर चेक कर रही है कि सरकार के लिए कुछ अगर बोला गया है वो सही है या गलत है, तो ये हमारा कह लीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। और यही आर्ग्यूमेंट्स हुए। जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, कॉमिक है कुणाल कामरा, अलॉन्ग विद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स, बिकॉज देखिए एक जर्नलिस्ट, एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, इवन जो कह लीजिए हमारे पास इवन आज के टाइम पे जो कॉमेडियंस हैं, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे यहाँ पे कहा गया कि अगर इस तरीके से इन रूल्स को लाया गया है, These are arbitrary, these are unconstitutional, और ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ये कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचे कुणाल कामरा, जिसके बाद सेंटर ने कहा देखिए ये रूल्स किसी के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं है, आप क्रिटिसाइज कीजिए गवर्नमेंट को, आप अपना सटायर दीजिए, आप गवर्नमेंट को टारगेट कीजिए,
हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट से जुड़े हुए, गवर्नमेंट के बिजनेस को लेकर अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट आता है जो कि फेक है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसे प्रोहिबिट कर देंगे। दैट इज द आइडिया। ये तथ्य जो है वो सेंटर ने दिया। लेकिन अब फाइनली हमारे पास क्या है कि जो थर्ड जज थे, जस्टिस चंद्रकर, उन्होंने इन रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो अमेंडेड रूल्स हैं ये आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करते हैं, एंड उसी के साथ साथ राइट टू प्रैक्टिस आवर प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस ट्रेड, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। अब एक जर्नलिस्ट, अगर कोई सपोज जर्नलिस्ट का तो मेन काम है गड़े हुए मुद्दे लेकर आना, लोगों के सामने घोटाले क्या हो रहे हैं, क्या चीज कहाँ हो रही है, उस चीज को सबके सामने लेकर आना। लेकिन अगर गवर्नमेंट FCU बोल देती है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, दिस इज मिसलीडिंग, तो वो पोस्ट हट जाएगा। तो इसीलिए राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड उसी के साथ साथ राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन एंड ट्रेड के तहत कि ये वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ये कहते हुए इन रूल्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। और ये भी कहा गया कि ये जो डेफिनेशन, ये जो कहा गया ना कि फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग, ये एक्सप्रेशन बहुत वेग हैं और इनको बहुत ओपनली यूज किया जा सकता है। ये राइट टू ट्रुथ को आप जो कि लाने के लिए आप राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल नहीं कर सकते, ये कहते हुए इन रूल्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ FCU जो डिसीजंस लेकर आएगा, कहा सेंटर ने कहा कि ठीक है, FCU कोई डिसीजन लेकर आता है, फैक्ट चेक यूनिट बोलता है कि ये फॉल्स है, फेक है, मिसलीडिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर सकते हो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अरे ये जो प्रोविजन है ये सेफगार्ड नहीं है, आप फिर भी उसको मिसलीडिंग, फॉल्स बोल के स्ट्राइक डाउन तो कर ही रहे हैं। उसके बाद आप बोल रहे हो कि आप केस में कर लो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख लो, कोर्ट में पहुंच जाओ। सो इसको देखते हुए यहाँ पे और फिर दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपना सेफ हार्बर नहीं लूज करना चाहते, वो तो तुरंत ही क्या करेंगे, पोस्ट को हटा देंगे। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूरी तरीके से कर्टेल हो सकता है। ये देखते हुए इसे स्ट्राइक डाउन किया गया है। नाउ व्हाट विल हैपन नाउ, अब देखिए देयर इज एन ऑप्शन कि इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, इवन क्योंकि इसी से जुड़े हुए और इश्यूज भी बहुत सारी हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। सो इट हैज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट दिस विल गो टू सुप्रीम कोर्ट नाउ, और तब देखने वाली बात होगी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम आवर पेपर परस्पेक्टिव। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टू नोट। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इन न्यूज वी हैव इज द होल कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द तिरुपति लड्डू। देखिए क्या हुआ है कि अगर हम तिरुपति लड्डू की बात करते हैं, तिरुपति लड्डूस की अगर हम बात करें, तो वी हैव अ टेम्पल इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक टेम्पल है जिसे कहते हैं श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल। द नेम ऑफ द टेम्पल इज श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल में, जो कि तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश में है, वहां पे इन लड्डूस को प्रसाद के तौर पे, प्रसादम के तौर पे ऑफर किया जाता है। इट इज नॉट जस्ट अ स्वीट, ये डिवोटीज के लिए वर्ल्ड वाइड इट इज द सिंबल ऑफ फेथ। और इसीलिए इतने आइकॉनिक इस प्रसादम का, जिसकी इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उसे लेकर ये जो कंट्रोवर्सी, जो एलिगेशंस लगाई गई हैं कि इसकी प्रिपरेशन में अडल्टरेशन की जा रही है। इन लड्डूस की प्रिपरेशन में जो घी यूज किया जा रहा है उसमें एनिमल फैट जो है वो प्रेजेंट है। ये एलिगेशंस जो है वो सामने आई है। अंडरस्टैंड दिस। अब यहां से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं जाएंगे। Understand the significance of Tirupati laddus. This tradition of offering the laddus at Tirupati, these are not new. ये 300 साल पुराना ट्रेडिशन है। माना जाता है कि कुछ 1715 से जो ये लड्डूज हैं ये ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। And these laddus are known for their unique taste. They are known for their divine fragrance. कितनी अच्छी खुशबू आती है इन लड्डुओं से। एंड बहुत ही प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके इनको बनाया जाता है। इवन ये भी कहा जाता है कि आज तक सिर्फ
6 बार इसकी रेसिपी थोड़ी बहुत चेंज की गई है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, फ्लेवर थोड़ा सा और इन्हांस हो सके, नहीं तो ये रेसिपी वैसी की वैसी है। इसमें कैश्यूज डाले जाते हैं, आलमंड्स डाले जाते हैं, गुड़ डाला जाता है, बेसन डाला जाता है, इन सब से ये तिरुपति लड्डू बनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो तिरुपति लड्डूज है ना, इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस मिला था 2014 में, 2014 में तिरुपति लड्डू को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। हम कहते हैं ना, ये चाय कहाँ की है, दार्जिलिंग की चाय है, ये रसगुल्ला कहाँ का है। तो सिमिलरली यहाँ की पहचान के लिए कि ये जो तिरुपति लड्डू को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया ताकि इसकी कहीं पे कोई अनऑथराइज प्रोडक्शन ना हो सके और इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन अब हमारे पास इसे लेकर ये कंट्रोवर्सी आ गई है, जिसमें कुछ लैब टेस्ट किए गए और देखा गया कि जो घी यूज किया जा रहा है लड्डूस को बनाने के लिए, उसमें एनिमल फैट जो है वो प्रेजेंट है। अब देखिए, इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज करती हैं ऑन द सैंक्टिटी ऑफ दिस प्रसादम। एंड अब तो चलिए सेंटर ने इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो यहाँ पे ऑर्डर करती है। अब इट विल हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट। देखो, एक तो क्या है कि रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज तिरुपति लड्डूज का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में, टेम्पल के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। हर साल 500 करोड़ का रेवेन्यू ये लड्डूस की सेल से आता है, मतलब डेली 3 लाख के आसपास ये लड्डूस का रेवेन्यू आता है। एंड द क्वालिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ ऑफरिंग्स इज क्रूशियल। एक तो हाँ, डिवोटीज की जो फेथ मेंटेन करने के लिए भी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, टेम्पल की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ये लड्डूस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में इस तरह की कंट्रोवर्सी, अब देखिए, अगर हम ब्रॉडर इम्प्लीकेशन के तौर पे देखें तो ये हमारे इंडिया में फूड सेफ्टी और रेगुलेटरी मेजर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी हाईलाइट्स दैट वी नीड वेरी स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया, पर्टिकुलरली स्पेशली जहाँ पे कोई सेक्रेड जगहों पे जो ऑफरिंग्स होती हैं, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जिनकी रिलीजियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि दे हैज़ टू बी अ क्वालिटी कंट्रोल मेजर। जो हमारा एग्जिस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल मेजर है उसकी इफेक्टिवनेस को भी यहाँ पे हम चैलेंज, इस तरह का खबर जो है वो चैलेंज करती है। जो सप्लायर्स हैं जो कि इस तरह की रिलीजियस ऑफरिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बनती है। और इतनी बड़ी चीज़ देखिए, एनिमल फैट का प्रेजेंट होना प्रसादम में, विच इज वेरी मच सेंट्रल टू हिंदू वर्शिप, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को और ट्रस्ट को अफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स द फेथ ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस। तो इसीलिए इट अगेन टॉक्स ब्रिंग्स आउट द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इट ब्रिंग्स आउट द इशू ऑफ ट्रस्ट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हाँ, एक तरफ पॉलिटिकल डायनेमिक जो है वो तो चलो इसका शुरू हो ही गया है, वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। हमारे लिए अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम पर्सपेक्टिव से श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दैट वी मस्ट नो, जिसमें कि अगर हम देखते हैं तो ये वैश्वनाइट टेम्पल का एक लैंडमार्क टेम्पल है। वैश्वनाइट हमारे पास आंध्र प्रदेश में तिरुपति में तिरुमाला टाउन है, वहां पे आपको श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल मिल जाएगा। इसके और भी बहुत अलग अलग नाम हैं, तिरुमाला टेम्पल बोल देते हैं, तिरुपति टेम्पल बोल देते हैं, तिरुपति बालाजी टेम्पल बोल देते हैं, बट मेनली इट इज श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इन तिरुमाला ऑफ तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा के लिए डेडिकेटेड है, विच इज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वैष्णवाइट टेम्पल है। And it is believed that he appeared to save the mankind from the trials and troubles of Kali Yuga. And ये temple श्री वेंकटेश्वरा लॉर्ड के लिए डेडिकेटेड है। It is one of the richest temples in the world. जिस तरह यहाँ पे डोनेशंस आती हैं, वेल्थ आती है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे ऑफर किए जाने वाले तिरुपति लड्डू को GI टैग मिला था 2014 में।
आर्किटेक्चर देख लेते, देखो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो टेम्पल है ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का है एंड इट इज़ बिलीव्ड कि ये 300 AD की स्टार्टिंग में इसे बनाया गया था। इसमें एक गर्भगृह है जिसको कि आनंद निलायम कहते हैं, एंड देन जो प्रिजाइडिंग डेटी हैं जिनको पूजा जाता है दैट इज़ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है एंड द फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स द गर्भगृह। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है विच इज़ वेकनाशा अग्म ट्रेडिशन। जो 8 विष्णु के कह लीजिए कि जो स्वयंभू क्षेत्र हैं उनमें से एक ये टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द इनकारनेशन ऑफ विष्णु और वैश्वनाय टेम्पल की अगर हम बात करें तो श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इज इन न्यूज़। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। Lastly, we have a scheme in news which is the PM Solar Scheme, which is basically PM सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना। 75,000 करोड़ की ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई। सीधा सीधा क्वेश्चन है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की? सो इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन आज न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज 500 करोड़ का एक सब कंपोनेंट जो है वो भी अनाउंस किया गया है फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। कोई भी ऐसी कंपनीज इंडिविजुअल्स अपने प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं जो कि इनोवेटिव हो, नोवल आइडियाज हो, जिससे कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में मदद मिल पाए। इसके लिए एक सब कंपोनेंट जो है वो 500 करोड़ का लॉन्च किया गया है। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है डिटेल्स ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसी साल 2024 फरवरी में से अनाउंस किया गया था। मेन आइडिया है कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर पाएँ। इस स्कीम के तहत घरों के ऊपर सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा और इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सब्सिडी के तहत 40% कॉस्ट जो है सोलर पैनल्स की उसे कवर करने का कोशिश है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इससे इंडिया में 1 करोड़ घरों को, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को इसका बेनिफिट होगा जो कि अपने रूफ्स पे सोलर जो पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल कर पाएंगे। 75,000 करोड़ पर ईयर कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट इसके लिए बेयर करेगी। एलिजिबिलिटी क्या है? हाउस होल्ड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, रूफ होनी चाहिए, है ना, उनकी खुद की रूफ होनी चाहिए, वहीं पे आप सोलर पैनल को इंस्टॉल कर पाएंगे, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए और सोलर पैनल्स के लिए कोई और सब्सिडी ना ली हो। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिस्कॉम्स हैं उनको स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज दिया गया है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप वहाँ पे जाकर टाइमली इंस्पेक्शन करके मीटर की अवेलेबिलिटी देखकर इनको कमीशन करेंगे एंड एक बार जब ग्रिड के साथ ही सोलर टॉप जो है वो कनेक्ट हो गया तो इनसे उनको भी एडवांटेज होगी। तो इस तरह से इस विजन से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लाया गया। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Now understand this. What are the benefits of PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? देखो सबसे पहला बेनिफिट तो इकोनॉमिक टर्म्स में है हमारे पास। सबसे पहला बेनिफिट तो इकोनॉमिक बेनिफिट है। जब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो बिजली का बिल कम हो जाएगा एंड इवन अगर सरप्लस जो पावर है वो जनरेट होती है तो घर वो सरप्लस पावर्स जो है वो डिस्कॉम्स को भेज सकते हैं और एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो बिजली का बिल कम हो गया, दूसरा अगर सरप्लस है उसको बेचकर आप एडिशनल इनकम भी कमा सकते हैं। देन हमारा जो गोल है सोलर पावर जनरेशन का, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कार्बन एमिशन कम होगा, जॉब क्रिएशंस होंगी। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं सेल हो रही है, कहीं मेंटेनेंस हो रही है, तो जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगी। तो इस आइडिया के साथ इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लाया गया। सो दीज वर द फ्यू आर्टिकल्स जो कि आज के हमारे न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे एंड आई होप
कि इसे लेकर जो हमने डिस्कशंस की हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी. वेल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टूड समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, एंड इफ दिस video was helpful for you, please do like and comment down below, and I will see you all in my next one. Thank you so much for watching and have a very good day ahead. Thank you.